क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि दो हमें समुच्चय दे रखे हैं, दो समुच्चय दे रखे हैं। समुच्चय आपका a बराबर दे रखा है 1, 2 और b बराबर आपका दे रखा है 3, 6। समुच्चय दे रखा है और कह रहा है कि f डिफाइंड a टू b है और g डिफाइंड a टू b है। यानी कहने का मतलब कि समुच्चय a से b में प्रतिबिंब है और f में भी वही है। यानी दो समुच्चय दे रखे हैं, एक को f से प्रदर्शित किया है, एक को g से प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, जिसमें से आपका कह रहा है हमको कुछ समीकरण दे रखे, कह रहा है f(x) बराबर, तो लिख लेते हैं, चलते हैं। कह रहा है कि f(x) बराबर कुछ दे रखा है, f(x) बराबर दे रखा है x² प्लस में 2 और एक समीकरण हमको दे रखा है gx बराबर दे रखा है 3x। तो हमको कह रहा है कि बताना है आपको कि f इज इक्वल g, f इज इक्वल g कामा f नॉट इज इक्वल g, यानी कि f g के बराबर है या फिर f g के बराबर नहीं है, हमको ये बताना है। तो देखते हैं, आपको ये एक समीकरण दे रखा है, हल करते हैं। इधर से आपको समीकरण दे रखा है, जैसे कि दे रखा है f(x) बराबर में दे रखा है x² प्लस में 2। ठीक है, और इधर दे रखा है, ऐसा हम ऐसे कर देते हैं, gx बराबर दे रखा है आपको 3x। ओके, अब देखो, आपने देखा होगा कि आपका कह रहा है कि f डिफाइंड a टू b और g डिफाइंड a टू b है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का समुच्चय के अवयव g के भी हैं और f के भी हैं, b के जितने भी अवयव हैं वो a के भी होंगे और b के होंगे। देखो है कि नहीं? तो चलते हैं, यदि हम x बराबर 1 रखते हैं तो इधर भी x बराबर 1 रखना पड़ेगा। x बराबर हम 1 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि a का एलिमेंट 1 दे रखा है। ठीक है, तो यदि हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो इधर भी 1 हो जाएगा और इधर x 1 हो जाएगा, तो फिर हमारा इधर भी x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस में 2 यानी कि 3 आ जाएगा। इधर रखेंगे यदि तो g के बराबर इधर 1 आ जाएगा, यानी कि 3 1 1 यानी 3 आ जाएगा। अब देख रहे होंगे कि यदि हम इस समुच्चय का पहला एलिमेंट यदि दोनों में रख रहे हैं तो दोनों का मान यानी g की वैल्यू तथा a की वैल्यू, g की वैल्यू तथा f की वैल्यू दोनों की समान आ रही है। तो कह सकते हैं हम, इधर कह सकते हैं कि fx बराबर है gx के, या फिर कह सकते हैं कि f बराबर है g के। राइट, अब चलते हैं एक बार सिद्ध करने। अब यदि हम अवयव 2 को लेते हैं तब क्या होता है देखते हैं। यदि हम x बराबर 2 लेते हैं तो इधर भी हमारा gx आ जाएगा, gx समीकरण है 3x है, और इधर आपका रहेगा, इधर हम समीकरण लिख देते हैं, पुनः रिपीट कर देते हैं, fx बराबर x² प्लस में 2। तो यदि हम x बराबर 2 यानी कि सेकंड अवयव, सेकंड एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा f2 बराबर में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 यानी ये हो गया 4, ये हो गया 2 यानी आ जाएगा 6। और इधर करते हैं तो g2 बराबर में आ जाएगा 3 गुणे 2 यानी कि 3 इज मल्टीप्लाई 2 यानी कि आ जाएगा 6। अब देखिए, यदि हम a का एक अवयव रखते हैं तो हमारा b से प्रतिबिंब बनता है नहीं। जैसा कि इसमें कहा था कि a टू b, तो a से b में प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसमें भी कह रहा था कि a से b में प्रतिबिंब बन रहा है, तो बन रहा है कि नहीं बन रहा, अभी हमने चेक किया। तो अब हम जैसे कह रहे हैं 1 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो यानी कि एक का प्रतिबिंब b के एलिमेंट 3 से है, और तथा 2 रख रहे हैं यानी कि a का एलिमेंट 2 रख रहे हैं तो b का एलिमेंट 6 से प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब कि हम, और वैल्यू भी तो दोनों की सेम आ रही है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं fx बराबर में gx, या फिर हम कह सकते हैं fx बराबर fg बराबर। लो, प्रूव्ड हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि fx बराबर gx होगा, और ये इसके समान है। यानी कि हमको दिया है कि fx बराबर है भैया gx के। देखो
क्वेश्चन में देखो, आप पढ़ो, समान है बोल रहा है कि नहीं है। तो जब ये इसके बराबर है तो इसका मतलब हम एफ एक्स की जगह जो आपकी वैल्यू है वो नहीं रख सकते हैं, यानी कि 3x² माइनस का 1, और इज इक्वल जी एक्स की जो वैल्यू है आपकी 3 प्लस में x। ओके, फिल कर सकते कि नहीं कर सकते। तो 3x² माइनस का 1 इज इक्वल 3 प्लस में x। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन ने यही कहा है कि ये सेम है, एफ एक्स इज इक्वल जी एक्स, बोला है कि नहीं बोला। तो चलते हैं, यदि हम इसको इधर ले आए 3x², देखो x की वैल्यू को x के पास ले आते हैं, सेम सेम, ये प्लस का इस तरफ, तो ये इस तरफ आएगा, जंप करेगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, अब नंबर के साथ नंबर को करते हैं, तो ये इस तरफ प्लस का 3 है ना, तो जंप करेगा इधर तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो इधर ऐसे ही रखा रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0, क्योंकि माइनस और माइनस की नंबर और माइनस के नंबर को ऐड करते हैं तो आ जाता है आपका जो भी आए ऐड करने पर, लेकिन उसका जो क्या वो बोलते हैं उसको, जो उसका जो चिन्ह होता है वो माइनस का ही होता है। ठीक है, देखिए अब ये एक तरह का इक्वेशन बन गई, एक तरह का समीकरण बन गया। अब इसको हल करेंगे तभी हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी। तो चलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, ये पढ़ा होगा, जिसमें से आपका ax ac यानी कि इसका इसमें आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ता था, ऐसे कुछ करना था, और फिर इसके दो गुणनखंड बनाने पड़ते थे, जो ऐड करने पर b के गुणनखंड के बराबर है, ऐड करने पर b के गुणनखंड के बराबर आए, ऐसे करना पड़ता था, करना पड़ता था। और इस चिन्ह को देख करके ही हम बोलते थे कि ऐड करना है। इतना तो आपको जानकारी होगी कि एक समीकरण है जिसको हमें हल करना है, क्लास 10 में आपने पढ़ाई होगा। तो उसी टाइप के अनुसार इसको हल कैसे करते हैं, ये c की वैल्यू है, देखो ये b की वैल्यू इधर दिख नहीं रही, तो x का गुणांक होता है b की वैल्यू, तो x के गुणांक में कुछ नहीं, तो यानी कि 1 है x के गुणांक में, तो यहाँ पर b की वैल्यू आपकी 1 होगी और a की वैल्यू आपकी 3 होगी। तो देखते हैं c की वैल्यू का, यानी कि c का मल्टीप्लाई a में कराएंगे, तो यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो आ जाएगा 12, यानी कि 12 आ जाएगा। 12 आया कि नहीं आया, यानी कि a मल्टीप्लाई c इज इक्वल 12, आया कि नहीं आया। अब हमको इसको ऐसे दो भागों में बांटना है कि माइनस करने पर कितना है, b की वैल्यू प्राप्त हो, ऐसे दो गुण। तो हमें लग रहा है ये 4 3 है, इसके दो गुणनखंड 4 3 है। देखो यदि मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, और यदि हम इसका 4 - 3 कर रहे हैं तो ये b की वैल्यू के बराबर आ जाएगा, b की वैल्यू आपकी 1 है कि नहीं है, आ जाएगा, तो यही हमारे हो जाएंगे। तो इधर रख देंगे हम 3x², इधर कुछ नहीं करेंगे, इधर माइनस करेगा, ये b के स्थान पर हम इसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, यानी हो जाएगा 4 - 3, और इसके बाद मल्टीप्लाई में आपका x रहेगा, माइनस का 4 इज इक्वल 0, राइट। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 3x² माइनस का 4, अब ये बाहर आएगा तो इसका माइनस का मल्टीप्लाई 4 में होगा तथा x का भी मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो यानी -4x हो जाएगा, और माइनस का, अब माइनस है और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, इधर 3x आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। आपने क्लास 10th में इसको स्टडी की होगी, पढ़ा भी होगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों से कॉमन लेते हैं, हमें क्या कॉमन है, x कॉमन है हमारा, तो यदि हम x कॉमन लेते हैं तो इधर आ जाएगा 3, और ओनली देखो x की पावर में 2 है ना, x पावर 2 है ना, तो x की पावर 2 है तो हमने एक ले लिया x बाहर, तो हमारा मात्र एक x बचा, ठीक है। और इधर एक है x, तो जो कि हमने बाहर ले लिया, तो इधर एक भी x नहीं बचेगा, ओनली 4 बचेगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा, इधर हम +1 ले सकते हैं, कोई कॉमन नहीं है, देखो 3 भी कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है ना, x कॉमन है और कुछ कॉमन भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि हमने जो ये इक्वेशन सॉल्व की है ये हमारी करेक्ट है कि नहीं। यदि ये दोनों बॉक्स आपके सेम है तो इसका मतलब हमने इक्वेशन सेम किया है, यानी कि सॉल्व जो किया वो परफेक्ट है, और यदि ये बॉक्स सेम नहीं है तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन रॉन्ग है। ओके, दिस इज इक्वेशन रॉन्ग या राइट एंड डिपेंडेंट टू बॉक्स, राइट। सो चलते हैं इधर,
तो इधर ये दोनों एक बॉक्स सेम है, तो इसमें से किसी एक बॉक्स को ले सकते हैं, एक कोष्टक को ले सकते हैं, और इसके बाद इन दोनों को लेंगे। तो देखो x प्लस में ये प्लस का है ना 1 हो जाएगा, इज इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको बराबर कर दो, तो यानी हो जाएगा 3x माइनस का 4 इज इक्वल 0। इधर हो जाएगा x प्लस में 1 इज इक्वल 0, राइट। इधर से हम इधर को निकालेंगे, 3x माइनस का 4 इज इक्वल 0, इधर उसको पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा माइनस प्लस का, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस का था तो उधर जंप करेगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये इसके गुणे में था तो उधर जंप करेगा तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, बटे में आ जाएगा। ठीक है, ये x का मान एक तो हमें मिल गया, दूसरा इससे सॉल्व करने से मिलेगा, तो हम इधर सॉल्व करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल 0, ये उधर जाएगा आपका तो हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि x की हमारी वैल्यू दो प्राप्त हो गई, एक हमारी प्लस में है और एक हमारी माइनस में वैल्यू है कि नहीं है। तो हम माइनस की वैल्यू का कोई प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि हमें x का मान प्राप्त हो गया, 4/3, यही हमारा होगा आंसर। ओके, अगला करते हैं क्वेश्चन। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जिसमें से आपको एक समीकरण दे रखा है, और इसके बाद कह रहा है कि भैया आपको हमको F1, F2, F3 ज्ञात करना। देखने में बड़ा कठिन लग रहा होगा सवाल, लेकिन ये कठिन नहीं है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। आपको तो इतना मालूम होगा कि ये भैया जो है ये x के स्थान पर रखा कि नहीं रखा। तो यदि हमको, पहले हम समीकरण नोट कर लेते हैं एक बार फिर से समीकरण नोट कर लेते हैं। क्या नोट कर लेते हैं जी, एक बार समीकरण नोट कर लेते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, राइट। ओके, अब देखो, यदि हम x बराबर 1 रखेंगे, क्यों x बराबर 1 रखेंगे, रीजन बताइए। क्योंकि भैया F1 निकालना है। F1 ये 1 कहाँ रखा है, x के स्थान पर तो रखा है, और x के स्थान पर रखा है तो x का मान 1 तो होगा। तो F1 हमें x बराबर 1 किस में रखना है भैया, इक्वेशन फर्स्ट में। क्या में रखना है भैया, समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो चलते हैं भैया, समीकरण फर्स्ट में आपका क्या है, देखो समीकरण ये है ना। अब समीकरण में x की जगह 1 रख जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 1 के स्क्वायर, प्लस में इधर 2 गुणे में 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। अब इसका थोड़ा सा करते हैं धुआं करते हैं इसका। 1 के स्क्वायर 1, इधर क्या आ जाएगा 2, इधर क्या आ जाएगा 3। कहने का मतलब कितना आ जाएगा, इधर 2 और 3 और 1, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 6, यानी कि F1 का मान कितना आया, 6 आया। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं आंसर। ओके, अब चलते हैं F2 निकालेंगे। अब F2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह 2 रखना पड़ेगा। ओके, तो हमें क्या है, x की जगह 2 किस में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। इक्वेशन क्या कह में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। ठीक है, समीकरण पहले में रखना है। तो समीकरण आपका ये है, हाईलाइट कर देते हैं इसको, बार बार आपको देखने में दिक्कत हो जाती है, बार बार देखने में आपको। ये है भैया समीकरण। तो x f की जगह 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 × 2 ऐड 3। ओके, ये क्या होगा, अभी इधर नहीं करते हैं, इधर ही रखा रहने देते हैं बेचारे को। ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 3 हो। अच्छा जरा इसको ऐड करो, कितना आएगा, हमारे हिसाब से 11 आ रहा है, सही है। अच्छा चलो ठीक है, सही है, चलो सही है, आप कह रहे हैं तो सही होगा। ठीक है, सभी बच्चे कह रहे हैं सही है तो सही होगा, 11 ही आएगा इधर है। अब हमें निकालना है F3। तो F3 का मतलब x की बराबर क्या रखना पड़ेगा, ये हमने पहला F1 निकाला है, इधर से हमने F2 निकाला है। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालने जा रहे हैं x बराबर 3 रख करके F3। ओके, F3 निकालेंगे, समीकरण पहले में रखेंगे। क्या में रखेंगे भैया, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, इसका मान वैल्यू पुट करेंगे। तो F1 इधर आ जाएगा 3, इसके बाद क्या हो जाएगा भैया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा F3
F3 इज इक्वल 3, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 3 2 जा कितना होता है 9, होता है कि नहीं होता। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 6, इधर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका ऐड करते हैं 15 और 15 3 कितना हो जाएगा, 15 3 होता है 19, इतना ही होता है, नहीं 19 तो नहीं होता, 18 होता है। चलो ठीक है 18 कर देते हैं। ये हो गया आपका ये वाला सवाल, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसका मतलब ये होगा कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में प्रतिबिंब बन रहा है, वो भी फलन में बन रहा है कि नहीं बन रहा। चलो इसमें कुछ शर्तें दे रखी हैं। शर्त नंबर पहली क्या है, शर्त नंबर पहली क्या है, कह रहा है एफ को किरमित युग्म के समुच्चय में, किरमित युग्म के समुच्चय के रूप में लिखना है। तो भैया एफ को किरमित युग्म के समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे, किरमित युग्म, हाँ कैसे लिखेंगे, आपको मालूम होगा किरमित युग्म क्या होता है, युग्म मालूम होगा आपको, लेकिन आपको याद दिलाना पड़ेगा। जैसे बजरंगबली शक्ति बोल गए थे ना, उनको याद दिलाना पड़ा था, वैसे आप भी बजरंगबली ही हैं। किरमित युग्म के समुच्चय के रूप में लिखना है हमको। किरमित युग्म का समुच्चय होता है, यदि आपने उसमें पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, तो उसमें आपको रोस्टर रूप तथा समुच्चय निर्माण रूप दिया रहता है ना। तो समुच्चय निर्माण रूप को ही हम कहते हैं फलन में किरमित युग्म, ठीक है। तो चलते हैं इसको लिख लेते हैं। तो इसको किरमित युग्म में क्या हो जाएगा, एफ का क्या हो जाएगा किरमित युग्म, देखो यहां पर आपका, यानी कि अगर हम इधर फिर दो आपके डायग्राम बनाए, तो इधर भी रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर से रियल नंबर में आपका क्या है कि प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा। इधर आपका x है और इधर y है। इधर तो इन कोष्टकों को मालूम नहीं कि ये a है ये b है, बस रियल नंबर से रियल नंबर है, ठीक है। तो यदि हम इसी को, यानी इसी समीकरण को, तो हमको समुच्चय निर्माण में लिखना है, यानी कि फलन की भाषा में कहें तो किरमित युग्म की। तो चलते हैं, तो यानी कि x कामा x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, पहले मझला कोष्टक x कामा x लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इधर से x कामा y बिलोंग करता है रियल नंबर से। यदि हमारा इधर a होता इधर b होता, अभी नहीं है ना इधर, अगर a b होता तो हम लिखते थे भैया x आपका बिलोंग कर रहा है a से, y बिलोंग कर रहा है b से, ऐसे लिखते, लेकिन इधर तो है ही नहीं है, तो इसलिए हमने x y बिलोंग कर रहा है आपका r से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कामा लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, y। देखो यदि आप इस समीकरण में x बराबर 1 रखते हैं, तो आपका कुछ आंसर आता है। तो इसको हम समीकरण में, यानी कि किरमित युग्म में जब लिखते हैं, तो f(x) को हम y के बराबर मानते हैं, यानी y y बराबर आ जाएगा 5x² प्लस में 2। लो भैया हो गया आपका किरमित युग्म, ठीक है। डायग्राम हम अरेंज कर देते हैं, ओके। यही हो गया आपका किरमित युग्म, ऐसे ही होता है किरमित युग्म, ठीक है। चलो अगला क्या करता है आपका सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, आपको अगला सवाल कहता है कि क्या f में 3 का प्रतिबिंब है। अच्छा एक मिनट, इधर हमने सर डैट नहीं लगाया क्या, ओ डिफाइंड टू नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं, डिफाइंड टू तो लगाना चाहिए ना, समुच्चय निर्माण यानी कि किरमित युग्म में तो डिफाइंड टू होता ही होता है। चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया होगा। तो दूसरा हमारा कह रहा है कि f में क्या 3 का प्रतिबिंब है, 3 का प्रतिबिंब है या नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कि f में 3 का प्रतिबिंब है कि नहीं है। तो ये दूसरा नंबर सवाल है आपका कि f में क्या 3 का प्रतिबिंब है या नहीं है। चलो देखते हैं f में 3 का प्रतिबिंब है या नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम x की बराबर में, x की जगह में 3 रखेंगे, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा। जैसे हम डायग्राम बना लेंगे, तो इधर यदि 3 होगा तो इसका प्रतिबिंब इधर बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, इधर बन रहा है नहीं बन रहा, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये x के स्थान पर है ना, तो जब x के स्थान पर 3 रखेंगे तभी तो पता चलेगा कि इसका प्रतिबिंब कितना आएगा इधर, कि किस में इसका प्रतिबिंब बनेगा, समझ में आया ना। यानी कि x बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा 3, वो भी किसमें, समीकरण, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण आपका
एक में। ओके, तो देखो समीकरण एक में यदि हम रखेंगे तो F3 हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3x² प्लस में 2। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। ओके, इसके बाद इधर आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 3×9 हो जाएगा ना, प्लस में 2 हो जाएगा। क्या होता है 9 5 जब 49 45 होता है कि नहीं होता है? और इधर तो यानी कि अपना 45 हो जाएगा, और 45 और 2 कितना होता है 47 होता है कि नहीं होता? यानी कि 3 का प्रतिबिंब इधर कितना आएगा भैया? 3 का प्रतिबिंब 47 आएगा। कितना आएगा 3 का प्रतिबिंब? 3 का प्रतिबिंब 47 आएगा। वैसे ही 2 का 1 का प्रतिबिंब यदि हमें निकालना होता तो उसका भी निकाल लेते, ठीक है। तो 3 का प्रतिबिंब क्या आएगा 47 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि F में 3 का क्या है प्रतिबिंब? 3 का प्रतिबिंब क्या करेंगे? 3 का प्रतिबिंब कितना है 47, ठीक है। ज्ञात करते हैं। F3 ज्ञात करने का मतलब कि F की जगह हम 3 रखेंगे तो अभी आपको जानकारी होगी कि हमने यदि x बराबर 3 रखेंगे कि नहीं रखेंगे। समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 में, ठीक है। तो F3 बराबर यदि यहाँ रखेंगे तो इधर आ जाएगा 5 × 3 का स्क्वायर प्लस में 2, यानी कि अभी हमने निकाला था 47 आया था कि नहीं आया था? आया था ना। अब हम रखते हैं x बराबर 2। क्यों? क्योंकि F2 निकालना है हमको। किसमें रखेंगे हम? समीकरण 1 में रखेंगे। किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो इधर आ जाएगा हमारा F2 बराबर में आ जाएगा 5 × 2 का स्क्वायर प्लस में 2। तो क्या हो जाएगा 2 2 9 4 और 4 5 20, 2 22 होगा। अब इसका यानी कि हमें ज्ञात करना था F3 मल्टीप्लाई F2 ज्ञात करना था। अब F2 हमें कितना आया है? इतना आया है। F3 कितना आया? इतना आया है। 47 गुणे F2 22 आया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? करते हैं मल्टीप्लाई। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, इधर आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 9 13, ये आ जाएगा आपका 10। यानी कि आंसर आएगा आपका, इधर रख देंगे, इधर F3 मल्टीप्लाई F2 बराबर में आ जाएगा 134, यानी कि 1334, ठीक है। अब इसके बाद जल्दी से कर लेते हैं हम चौथा सवाल। चौथा सवाल कह रहा है कि fx बराबर में 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। कह रहा है fx बराबर क्या है 2 है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब fx बराबर 2 है। तो यदि हम fx बराबर 2 है ना, ये हमको दिया है कि नहीं दिया, और हमको सवाल में ये भी दिया था कि fx बराबर ये समीकरण है, तो हम fx की बराबर ये समीकरण को नहीं रख सकते हैं, यानी ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बराबर में 2 है, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखो ये उस तरफ जाएगा तो 5x² बराबर में 2 माइनस का 2, यानी कि 5x² बराबर में 0, और ये उधर जाएगा बटे में, क्योंकि गुणे में है, डिवाइड में जाएगा तो ये आ जाएगा 0, नहीं 0 नहीं आएगा, 5/0 आएगा, 0 ही होता है। स्क्वायर का उस तरफ पक्षांतर कर दो तो इतना आ जाएगा। अब इसका आंसर तो 0 ही होता है कि नहीं होता? यानी x बराबर कितना आएगा हमारा 0। x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? fx बराबर 2 होगा। यही तो हमें ज्ञात करना था कि fx बराबर 2 पर हमारा x बराबर कितना होगा। तो हमने बताया कि x बराबर 0 होगा तब fx बराबर हमारा 2 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे के सवालों को हम कल करेंगे, ठीक है।